everyone. Myself Sanjay Kumar Mishra and welcome in Accountancy Fever channel. Now we are studying about organizing and the third video is related to structure of organization. Okay, हम यहाँ आज थर्ड चैप्टर लेक्चर ऑर्गेनाइजिंग को लेकर के आए हैं और इसके पहले दो वीडियो आपको दिया जा चुका है इस चैप्टर का, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का। तो ये वीडियो में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंसंट्रेशन के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करो। ईयरफोन का इस्तेमाल करने के साथ जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको बातें बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करके टॉपिक पे आते हैं सीधे। हमारा टॉपिक था, चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग और इसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तैयार किया जाता है तो उसके पहले उसका प्लान क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है या सर्विस सेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग वह अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में क्या होता है, इट रेफर्स टू अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो क्लैरिफाई हु रिपोर्ट्स टू होम। ओके, ये डिफिनेशन इसका दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का। इसमें होता क्या है कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें पूरे वर्कर्स और एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो इसमें ये देखना होता है कि किस एम्प्लॉय को कौन सी अथॉरिटी दी जाए, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जो उस काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि कौन एम्प्लॉय, कौन वर्कर किस पर्सन से डायरेक्शन लेगा और किसको वह अपने जॉब का डिटेल रिपोर्ट करेगा। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस हिसाब से होना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वर्कर्स हैं, उसमें ये डिसाइड करना कि उनकी अथॉरिटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए कि वह अपने किस सीनियर को रिपोर्टिंग करना है और किस व्यक्ति से, किस सीनियर से हमको डायरेक्शन मिलेगा। यह सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए। मतलब यहां ये देखना होगा कि मेरा बॉस कौन है, कौन मुझे डायरेक्शन देगा, और दूसरा चीज मैं अपने किस बॉस को अपने जॉब का डिटेल उसको रिपोर्ट करूंगा। जैसे मुझे कोई काम दिया गया तो मैं वह काम जो भी मैंने किया उसकी रिपोर्टिंग मैं किसको करूं, और मुझे वह जॉब प्रोवाइड करने के लिए कौन मेरा सीनियर बॉस है जिससे मुझे डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो थीम है, जो हमारा प्लान है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, वो किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव है। तो इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बताया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर जो काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, फंक्शनल काम करने वाला स्ट्रक्चर। और डिविजनल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यानी हम काम को डिपार्टमेंटल तरीके से डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन चीजों को देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिनीशन लिख रहा है, एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड यानी व्यक्तियों को ग्रुप किया जाता है, जो भी एम्प्लॉइज है उनको, एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किए गए होते हैं। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शंस टू बी परफॉर्म। वो कौन सा स्पेशल फंक्शन आपको परफॉर्म करना है उसके हिसाब से आपके एक एम्प्लॉइज का ग्रुप और डिपार्टमेंट्स उनका डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, जैसा काम उसके हिसाब से एम्प्लॉइज का ग्रुप और उसी के हिसाब से एक डिफरेंट डिपार्टमेंट
तैयार किया जाता है। इस डिफिनीशन को समझने के पहले हमें ये देखना है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बुक में भी ये चार्ट दिया हुआ है, उसी चार्ट को मैं लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आपको जब अपनी बुक स्टडी करो तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत न पड़े। तो सपोज करिए एक कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो टॉप पर्सन है जिसको हम कह सकते हैं कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो कौन हो गया यहाँ पे, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एक तो सबसे बड़ा हमारा बॉस है जो सबका बॉस होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए। जो वर्ड आया ना डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट्स जैसे डिपार्टमेंट में कौन था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक मैनेजर हो गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर हो गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर। पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर। अब बात करें तो जितने भी ये डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, इन डिपार्टमेंट्स में उन एम्प्लॉइयों या वर्कर्स के स्किल के आधार पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को सेलेक्ट किया गया है। जैसे आप अकाउंट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप अकाउंट सेक्शन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन है। वैसे कोई मार्केटिंग से रिलेटेड काम किया है, जैसे एमबीए किसी लड़के ने किया तो एमबीए किया हुआ है, हो सकता हो एमबीए इन मार्केटिंग किया हो, यानी मार्केटिंग में उसको स्पेशलाइजेशन है तो मार्केट के सिनेरियो को जानता है, तो मार्केटिंग से जुड़ा हो सकता है एम्प्लॉय। ऐसे ही पर्सनल डिपार्टमेंट जहां पे रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जो सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर, उनका पेमेंट स्ट्रक्चर, उनके वर्किंग का स्ट्रक्चर, सारा कुछ पर्सनल डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से आपको कैटेगराइज कर दिया गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का चीफ पर्सन कौन हो गया, मार्केटिंग मैनेजर। ओके, ये मार्केटिंग मैनेजर। अब इस मार्केटिंग मैनेजर के अंदर कौन कौन लोग आएंगे, इसके अंडर में कौन लोग होंगे, तो जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक एडवर्टाइजिंग पर्सन हो सकता है जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग में ही सेल्स आ सकता है, मार्केटिंग में ही कस्टमर सर्विसेज आ सकते हैं, मार्केटिंग में ही मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड पर्संस काम करते हैं। यानी यहाँ पे क्या किया गया, एक डिपार्टमेंट किया गया, बनाया गया। जैसे यहाँ पे वर्ड आया है एक्टिविटी आर ग्रुप्ड, activities are grouped and departments are created, different departments create हो गए on the basis of specified functions। अब ये जो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजिंग सेक्शन एक हो गया, और एडवर्टाइजिंग का मैनेजर हो सकता है, सेल्स का मैनेजर हो सकता है, कस्टमर सर्विसेज का मैनेजर हो सकता है, जो कस्टमर को जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उन सर्विसेज की इंक्वायरी वगैरह जो भी चीज है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है, कस्टमर के जो कंप्लेन है उनको हैंडल करेगा एक अलग व्यक्ति। सेल्स डिपार्टमेंट यानी सेल्स को अलग कोई व्यक्ति हैंडल करेगा, एडवर्टाइजिंग को अलग एक मैनेजर होगा वो हैंडल करता है। मार्केट में क्या सिनेरियो है, मार्केट में किन चीजों की डिमांड हो रही है, मार्केट में नई चीजों क्या इनोवेशन हो रहे हैं, इस तरह के मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को कहां पे किस मार्केट में बेचें, इस तरह के मार्केटिंग के रिसर्च को काम करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च का मैनेजर एक अलग हो सकता है। यानी ये सारे लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स का काम देखेंगे, अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ये सब लोग क्या करते हैं, एक तरह से ग्रुप होकर के काम करने लगते हैं। तो ग्रुप यानी ये सब लोग अपने अपने काम करेंगे और एक दूसरे से कनेक्टिविटी भी होगी, और ये सभी लोग फाइनली ये जो मार्केटिंग मैनेजर है इनके अंडर में ये सारे मैनेजर्स काम कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि ये भी किसको रिपोर्ट करेंगे, मार्केटिंग मैनेजर को, सेल्स मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को, कस्टमर सर्विसेज के मैनेजर हैं वो इन मार्केटिंग मैनेजर को ही रिप्लाई करेंगे, मार्केटिंग रिसर्च है इसके भी इन्हीं को रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, इसमें एक वर्ड आया था
क्लैरिफाई हु रिपोर्ट्स टू होम, हु रिपोर्ट्स टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो अगर देखा जाए तो इस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अब इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए और इन सभी के अपने अपने हेड्स होंगे और ये सभी हेड्स अगर देखा जाए तो किनको रिपोर्टिंग करेंगे, अपने अपने परफॉर्मेंस का रिपोर्टिंग मार्केटिंग मैनेजर को, सेल्स वाले भी इन्हीं को, ये भी इनको, ये भी इनको। इस तरह से क्या होगा कि अब इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर का इनसे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट लाइक दिस, जैसे मार्केटिंग मैनेजर वाली बात आई, इनके अंडर में 4 डिपार्टमेंट हो गए, वैसे इनके अंडर में भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंस में भी कई सारे अलग अलग स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, पर्सनल में भी ऐसे कई सारे स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो ये जो अलग अलग सेपरेट मैनेजर्स होंगे, ये सभी लोग किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को। और प्रोडक्शन मैनेजर किसको डायरेक्टिंग करेंगे, इन सारे लोगों को डायरेक्टिंग करेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो एक बार फिर अब डिफिनेशन को देखें तो एक्टिविटी आर ग्रुप्ड, सारी एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, एक जगह कोलैबोरेट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ ये सारी जो एक्टिविटीज है एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, और इनके हिसाब से जैसे एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शंस, इन स्पेसिफाइड फंक्शंस को लेकर के एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया टू बी परफॉर्म, मतलब कि बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। ओके, तो ये हमारा क्या था, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर। तो कई बार डिविजनल स्ट्रक्चर में हम डिफिनेशन देखने से पहले अगर बात करें कि क्या होता है डिविजनल, मतलब डिवीजन। कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो केवल एक प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे आप कई सारी ऐसे कंपनियां हो सकती हैं जिनका आप सुनते हैं कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेकरी का कोई प्लांट है, जैसे बेकरी में आप चले जाओ, जैसे पार्ले जी है, तो पार्ले जी जो बिस्किट बना रहा है, पार्ले जी का हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग, एक सिंपल पार्ले जी बिस्किट आ रहा है, एक पार्ले जी का पार्ले क्रंच करके आ रहा है, कुछ और नाम से आ रहा है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं तो देखिए एक एमडी हो गया कंपनी का, ओके। इसी तरह से जहां जैसे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट थे, तो प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च, ऐसे ही डिपार्टमेंट हो गए। अब डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन, यहाँ ध्यान देना, प्रोडक्शन ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेन डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर का डिपार्टमेंट जो मेन है, और इस प्रोडक्शन में ये कंपनी क्या क्या बनाती है, तो इसका टेक्सटाइल का वर्क भी है, टेक्सटाइल एक क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है। इस कंपनी का सीमेंट का एक डिवीजन है, इसका एक सैनिटरी का डिवीजन है, यानी टेक्सटाइल में क्या करेगा, वो कपड़ा बनाने का भी काम करती है कंपनी, उसका अपना सीमेंट की फैक्ट्री भी है, सीमेंट का भी प्रोडक्शन करती है, और वो कंपनी सैनिटरी का भी काम करती है। सैनिटरी में क्या हो जाएगा, जो हमारे बाथिंग टब्स वगैरह आते हैं, बाथरूम के सारी चीजें आती हैं, मतलब बाथरूम से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स हैं, टाइल्स वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीजें सैनिटरी में आपके आ जाते हैं। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा कंपनी है जो कि मल्टी प्रोडक्ट बना रहा हो, उसके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस का जियो एक कम्युनिकेशन का हो गया, रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी भी है, रिलायंस का सीमेंट भी आता है। तो रिलायंस के अलग अलग ये डिवीजन हो गए, यानी अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्शन में टेक्सटाइल डिवीजन, ओके। ऐसे ही सीमेंट डिवीजन की प्रोडक्टिविटी, सैनिटरी डिवीजन की प्रोडक्टिविटी। तो क्या होगा, जो ये जो है, ये हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस, यहाँ पे फाइनल रिपोर्टिंग मिलनी है। अब इस हेड ऑफिस में जो प्रोडक्शन का जीएम है, प्रोडक्शन का जनरल मैनेजर है, ठीक है ना। अब इसके अंडर में कौन है, टेक्सटाइल डिवीजन, और टेक्सटाइल डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर का काम, टेक्सटाइल डिवीजन में एक अलग से प्रोडक्शन मैनेजर,
उसका एक मार्केटिंग मैनेजर, मतलब जो टेक्सटाइल का प्रोडक्ट होगा उसकी मार्केटिंग का काम मार्केटिंग मैनेजर कर रहा है। टेक्सटाइल डिवीजन का जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो सब टेक्सटाइल डिवीजन का फाइनेंशियल मैनेजर देखेगा। टेक्सटाइल डिवीजन का जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, मतलब कि उसमें जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके जो काम करने का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, उनके लिए जो डायरेक्शंस है, वो सब कुछ पर्सनल डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। तो इस तरह से इस डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल इतने सारे एम्प्लॉइज हो गए, हेड्स हो गए इस डिवीजन से रिलेटेड। सेम इसी तरह से सीमेंट डिवीजन जो होगा, इसका जो प्रोडक्शन होता है तो इसमें भी प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है, इसमें भी मार्केटिंग मैनेजर होगा, इसमें भी फाइनेंस मैनेजर होगा, इसमें भी पर्सनल मैनेजर होगा। और इन सभी लोगों का काम होगा अपने इस सीमेंट डिवीजन यानी सीमेंट की प्रोडक्टिविटी, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेलिंग, उसकी फाइनेंस की सारी अरेंजमेंट ये सारे लोग देखेंगे। सेम इसी तरह से सैनिटरी वाला जो डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, इनका काम होगा कि सैनिटरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होगा उसको प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा। इससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंस मैनेजर देखेगा। इससे रिलेटेड जो मार्केटिंग रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग मैनेजर देखेगा। इससे रिलेटेड जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो पर्सनल से रिलेटेड मैटर्स, एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट जो भी होगा वो सब देखेगा। फाइनली ये सारे लोग अब कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो हेडक्वार्टर है वहां पे क्या होगा, ये प्रोडक्शन मैनेजर, इसके प्रोडक्शन मैनेजर, इसके प्रोडक्शन मैनेजर, ये तीनों लोग किसको रिपोर्ट करेंगे? प्रोडक्शन वाले को। ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस का जो जनरल मैनेजर है, अब फाइनेंस का जो जनरल मैनेजर है उसको यहां से टेक्सटाइल डिवीजन का जो फाइनेंस वाला है वो देखेगा, यहाँ का जो फाइनेंस है उसको हैंडल करेगा, इसी तरह इसमें का जो फाइनेंस का हेड है उसको वो हैंडल करेगा। यानी सारे फाइनेंशियल डिवीजन वाइज जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है ये सभी लोग रिपोर्टिंग किसको करेंगे? फाइनेंस के डिपार्टमेंट के जीएम को। इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को प्रोडक्शन से रिलेटेड मार्केटिंग के जो हेडक्वार्टर है उस मार्केटिंग में यहाँ पे अलग अलग जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, डिवीजन के लोग हैं, वो इनको रिपोर्ट करेंगे। यानी डिवीजन से सेंस यहाँ पे ये होता है कि जब कोई कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो अलग अलग डिवीजन के जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, प्रोडक्शन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है, उन सभी के लिए वो एक अलग टीम तैयार करती है। हर डिवीजन का अलग टीम तैयार किया जाता है और वो सारे लोग हेडक्वार्टर के जो बॉस होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, उस डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है ना? तो अब इसका डिफिनीशन अगर बात करें तो डिफिनीशन से ज्यादा हमें ये चार्ट से चीजें समझ में आएंगी जो हमारे सामने डायग्राम है। अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय क्रिएटिंग ए सेट ऑफ ऑटोनोमस यूनिट। यानी ऑटोनोमस यूनिट का मतलब एक फ्री होल्ड, एक स्वतंत्र डिवीजन होता है, मतलब ये अपने आप में फ्री है। इसका इस डिवीजन के स्टाफ और इस डिवीजन के लोगों से कोई मतलब नहीं है होता है। ठीक है ना? यानी ये ऑटोनोमस यूनिट आर डिविजन्स व्हिच आर कोऑर्डिनेटेड बाय द हेडक्वार्टर्स। डिविजनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय क्रिएटिंग ए सेट ऑफ ऑटोनोमस यूनिट। यानी ये डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर डिवीजन का मतलब हर प्रोडक्टिव सेक्शन का, प्रोडक्टिविटी का एक अलग सेक्शन होता है और वह अपने आप में फ्री होता है किसी भी काम को करने के लिए। ओके, आर डिविजन्स व्हिच आर कोऑर्डिनेटेड बाय द हेडक्वार्टर्स। यानी ये सारे जो है, अब देखो ये प्रोडक्शन है, ये कहां से हेडक्वार्टर है, ये सभी लोग इनको रिपोर्ट करेंगे। ये इसके जो है अब प्रोडक्शन का, इसमें हम ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन कौन सा होगा? फंक्शनल और क्या हो गए? डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल में क्या देखना है कि डिविजनल में जहां पे मल्टी प्रोडक्टिविटी होती है वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जहां पे मल्टी प्रोडक्टिविटी नहीं है वहां पे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर भी तैयार करते हैं। हालांकि अगर बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए तो हर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसमें फंक्शनल
स्ट्रक्चर का होना मस्ट है। फंक्शनल स्ट्रक्चर तो होता ही होता है। बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की तो ये डिपेंड करता है कि कितने सारे अलग अलग डिविजन्स हैं प्रोडक्टिविटी के, उसके आधार पर डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जबकि ध्यान देने की बात यह है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली वह सर्विस से रिलेटेड अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की प्रोडक्टिविटी हो, वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर का होना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आज देखा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दो तरह के हो गए, मालूम है, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक, watch and share all the videos. Thank you very much.